हेलो टू ऑल, वेलकम टू स्टडी हब। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एमसीक्यूज ऑन टॉपिक सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इससे पहले हमने कवर किया था एमसीक्यूज ऑन टॉपिक वाइटामिन्स, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और कुछ बेसिक एमसीक्यूज ऑन कंप्यूटर टॉपिक। ठीक है, जिसमें कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हमने कवर किया था। ठीक है, तो अगर आपने वो प्रीवियस जो वीडियोस हैं वो नहीं देखी हैं तो ज़रूर विजिट करना हमारे यूट्यूब चैनल पर और ज़रूर देखना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू लेक्चर के साथ। सबसे पहले बेसिक हम समझते हैं कि सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्लासिफाई किया गया है इनटू टू: नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज एंड रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, जिसमें कि नॉन रिन्यूएबल वो होते हैं जो कि रीन्यू इतनी जल्दी नहीं होते हैं और वो नेचर में प्रेजेंट होते हैं ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, एक बार एग्जॉस्ट हो जाए तो इतनी जल्दी हम हमारे लिए अवेलेबल नहीं हो सकते। अगर बात करें रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, वो रीन्यू हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो वुड जो है वो रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। अगर वुड्स ट्रीज हम कट करते हैं तो उसके बाद भी हम ट्रीज ग्रो कर सकते हैं और दोबारा से वुड जो है एज अ एनर्जी सोर्स हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करें नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तो इसके अंडर आते हैं हमारे पास कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ये हमारे नेचर में प्रेजेंट है ओवर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। ठीक है, और एक बार एग्जॉस्ट हो जाएं तो जल्दी हम हमारे लिए अवेलेबल नहीं हो सकते। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इन्हें कहा जाता है कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि नॉन रिन्यूएबल कौन से हैं, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, एंड रिन्यूएबल जो है इन्हें कहा जाता है नॉन कन्वेंशनल। ठीक है, इसके अलावा अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल जो है ये फर्दर क्लासिफाई हुए हैं। नॉन कन्वेंशनल जो है इनटू कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल। ठीक है, तो इस तरह से भी पूछा जाता है कि कमर्शियल के अंडर कौन कौन से जो है सोर्सेज ऑफ एनर्जी आते हैं। जैसे कि कमर्शियल के अंडर आते हैं कोल, पेट्रोलियम, ठीक है, और नॉन कमर्शियल के अंडर आते हैं फायरवुड, ड्राइड डंग जो काउ डंग होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर बात करें नॉन कन्वेंशनल की, इसके अंडर आते हैं सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ये सब नॉन कन्वेंशनल के अंडर आते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। Which of the following forms of energy drives a wind turbine, a device used to generate electricity? तो किस तरह से विंड टरबाइन जो है वो काम करता है, जो कि यूज़ की जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। ठीक है, तो ये हम समझेंगे। सबसे पहले ऑप्शंस की बात करें तो कौन कौन सी एनर्जी पोजेस करती है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है possessed by an object due to its position। ठीक है, इसके अलावा बात करें मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इज द सम टोटल ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसके अलावा बात करें अगर हाइड्रोथर्मल एनर्जी की, तो हाइड्रोथर्मल जो एनर्जी है ये रेफर करती है टू द हीट एनर्जी। ठीक है, इसके करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स
मोशन। ठीक है, तो अब यहाँ पूछा गया है कि विंड टरबाइन जो है वो कौन सी एनर्जी पोजेस करता है, तो वो है काइनेटिक एनर्जी। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो किस तरह से प्रोडक्शन होती है इलेक्ट्रिसिटी की? विद द मूवमेंट ऑफ द टरबाइन, शाफ्ट मूव करता है और शाफ्ट के मूवमेंट की वजह से जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो किस तरह से होता है ये जो टरबाइन होता है वो एक स्मॉल टेबल फैन के ब्लेड्स की तरह ये इस तरह से होता है, और बैक साइड जो है शाफ्ट होती है और उसी के साथ स्मॉल इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है। ठीक है, जो कि हेल्प करता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। ठीक है, ये पोल है, ये ब्लेड्स हैं जो कि विंड की वजह से मूव करते हैं। इनकी मूवमेंट की वजह से शाफ्ट भी मूव करता है और इसके मूवमेंट की वजह से स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है इस जनरेटर की हेल्प से। ठीक है, विंड हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ दीज ब्लेड्स। ठीक है, इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है विद द हेल्प ऑफ विंड टरबाइन। ठीक है, तो ये जो एनर्जी होती है वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। अगर लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी हो तो एक बहुत बड़ा एरिया जो है वहाँ पर बहुत सारे जो विंड टरबाइंस हैं वो लगाए जाते हैं, तो उसकी वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ये है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू एडवांटेजेस ऑफ टाइडल एनर्जी। अगर बात करें टाइडल एनर्जी की तो ऑप्शंस आ जाते हैं हमारे पास। इसी के साथ आपको टाइडल एनर्जी के बारे में भी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो टाइडल पावर इज अ ग्रीन एनर्जी सोर्स एज इट डज नॉट इमिट ग्रीन हाउस गैस। तो हमने यहाँ पर बताना है कि इनकरेक्ट कौन सा है। ठीक है, ये करेक्ट है, ये ग्रीन एनर्जी सोर्स है एज इट डज नॉट एमिट ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, टाइड्स की वजह से जो करंट्स होते हैं उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है तो वो है ये टाइडल एनर्जी। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है टाइडल करंट्स आर हाईली अनप्रिडिक्टेबल एंड इनकंसिस्टेंट। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड फ्रॉम टाइड्स मच मोर एफिशिएंटली एट स्लोअर स्पीड। स्लोअर स्पीड पे भी ये बहुत ही एफिशिएंट होते हैं। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ टाइडल पावर इज हाई बट मेंटेनेंस कॉस्ट्स आर रेटली लो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, टाइडल करंट्स आर हाईली अनप्रिडिक्टेबल एंड इनकंसिस्टेंट। जबकि करेक्ट है कि जो टाइडल करंट्स हैं आर प्रिडिक्टेबल एंड कंसिस्टेंट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग मोशंस इज यूज्ड इन विंडमिल टू टर्न द टर्बाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक जनरेटर टू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो कौन सा जो मोशन है वो हेल्प करता है, यूज किया जाता है फॉर द मूवमेंट ऑफ द टर्बाइन। तो किस तरह से टर्बाइन मूव करता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, रोटेटरी मोशन। Which nation leads the world in installed wind energy capacity? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, चाइना। चाइना जो है वो लीड कर रही है इन द वर्ल्ड इन द विंड एनर्जी कैपेसिटी। सबसे ज़्यादा जो कैपेसिटी है विंड एनर्जी की वो चाइना की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, IREDA वॉज डेवलप्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शंस हैं टू इम्प्लीमेंट मोर एफिशिएंट मेथड्स for using conventional sources of energy and to promote the development of non-conventional sources of energy, to develop nuclear energy in India, and last option is to control pollution. तो IREDA है क्या है? ये है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, तो ये डेवलप की गई है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये बी पार्ट जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
द सन्स एनर्जी इज ड्यू टू, सन की जो एनर्जी है वो किस वजह से है, इज ड्यू टू द न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन, द न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन, द नेचुरल कंबशन ऑफ हाइड्रोजन, द न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ यूरेनियम। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, द न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वुड, कोल, द एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर एंड विंड आर कंसीडर्ड टू बी। अब ये क्वेश्चन में दे रखा है कि ये सब किस कैटेगरी में आते हैं, क्या ये रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, क्या ये नॉन रिन्यूएबल हैं, क्या ये कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, या नॉन कन्वेंशनल या अनकन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें वुड की, तो ये आती है रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की कैटेगरी में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करें कोल की, ये तो आता है नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, द एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर एंड विंड, ये रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी हैं और ये नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन अगर आप कोल को हटाते हो तो ये बनता है रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो ये रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। अगर बात करें अगर द एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर एंड विंड अगर हटा दिया जाए, देन कोल एंड वुड जो है these two comes under the category of conventional sources of energy. The conventional sources of energy जो हैं वो होते हैं जो ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, जो हमारे मोस्ट ऑफ द पीपल के फेमिलियर हों, वो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं। तो ये अकॉर्डिंगली आपको मार्क करना है जैसा ही क्वेश्चन में पूछा जाए। ठीक है, तो ये थोड़ा क्वेश्चन गलत है, अगर कोल हट जाता है तो इसका आंसर बनता है रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस इज। अब बायोगैस क्या है? बायोगैस इज द गैस जो कि प्रोड्यूस होती है बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स। ठीक है, इन एनारोबिक कंडीशंस। एनारोबिक कंडीशंस क्या हुई कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में ऑर्गेनिक मैटर का ब्रेकडाउन होना बाय बैक्टीरिया, तो उसमें से जो गैस बनती है वो होती है। ठीक है, उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है वो हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो ऑप्शंस है हमारे पास मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है मीथेन। ठीक है, 55 to 70% जो है ये जो मीथेन है ये प्रेजेंट रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द पावर जनरेटेड इन अ विंड मिल। अब विंड मिल है, उसमें जो पावर जनरेट होगा वो किस वजह से होगा? ऑप्शंस है हमारे पास, इज मोर इन द रेनी सीजन, सिंस डैम्प एयर वुड मीन मोर एयर मास हिटिंग द ब्लेड्स। सेकेंड ऑप्शन है डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द टॉवर। थर्ड आ जाता है हमारे पास डिपेंड्स ऑन द विंड वेलोसिटी and can be increased by planting tall trees close to the tower. ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, डिपेंड्स ऑन द विंड वेलोसिटी। तो पावर जनरेट होना बाय द विंड मिल डिपेंड करती है कितनी वेलोसिटी है विंड की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इलेक्ट्रिसिटी पार्ट ऑफ द सोलर कुकर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो कौन सा सोलर कुकर का ऐसा पार्ट है जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट? ऑप्शंस हमारे पास हैं कोटिंग विद ब्लैक कलर इनसाइड द बॉक्स, मिरर, ग्लास शीट या आउटर कवर ऑफ द सोलर कुकर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ग्लास शीट। ठीक है, ग्लास शीट जो है वो क्रिएट करती है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्लास शीट अलाउ करती है इंफ्रारेड रेज को एंटर करने में फ्रॉम द सन टू दैट डिवाइस सोलर कुकर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ग्लास शीट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच एलिमेंट कंटेन्ड इन अ फ्यूल कंट्रीब्यूट्स टू इट्स हाई कैलोरीफिक वैल्यू।
इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि फ्यूल में प्रेजेंट है और उसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू है, ये हमने इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, सबसे पहले तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? अगर हम एक यूनिट मास ऑफ फ्यूल को बर्न करते हैं और कितना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है, वही उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। ठीक है, तो क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग अ यूनिट मास, मतलब 1 ग्राम ऑफ फ्यूल को अगर बर्न करने पे कितना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है, वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। और 1 ग्राम ऑफ फ्यूल है तो इसका यूनिट बनता है किलो जूल पर ग्राम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन जो है, इसकी हाइड्रोजन गैस की हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होती है। कितनी होती है? 150 किलो जूल पर ग्राम। जिस फ्यूल में हायर परसेंट ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा उसी की हाई कैलोरीफिक वैल्यू होगी। ठीक है, तो सबसे कम फ्यूल कौन सा है जिसकी लोएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होती है? तो वो होते हैं जो डंग केक होते हैं, जिसे हम उपले कहते हैं, काउडंग केक जिसे कहते हैं, तो उसकी लोएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होती है। कितनी होती है? 6 to 8 किलो जूल पर ग्राम। और हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होती है हाइड्रोजन गैस की। ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन फ्यूल में मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, उसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है। ठीक है, और वो एक गुड फ्यूल माना जाता है। Which one among the following is a source of renewable energy? ऑप्शंस हमारे पास हैं वुड, फॉसिल फ्यूल, विंड पावर एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, विंड पावर। मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर है वो रिन्यूएबल सोर्स है, वो एनर्जी है, वो है विंड पावर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच स्टेट इज द कुडानुकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन लोकेटेड? ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटका, मोर देन वन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, विच टाइप ऑफ एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मोशन ऑफ विंड? विंड की मोशन से कौन सी एनर्जी जो है वो ऑब्टेन की जाती है? वो है विंड एनर्जी। ये तो आपको सीधे सीधे आंसर इसका पता चल गया होगा कि मोशन ऑफ विंड से विंड एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज? प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन नॉन कन्वेंशनल, ऑप्शंस हमारे पास हैं जियोथर्मल हीट, विंड, सन एंड फॉसिल फ्यूल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, सन। ये प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, जैसे विंड मिल है तो उसमें भी जो सन है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी रहता है, एनर्जी का सोर्स जो है वो विंड रहता है। विच नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व्स द कन्वर्जन ऑफ सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी? ऑप्शंस हैं जियोथर्मल एनर्जी, wind energy, tidal energy and solar energy. Conversion of sunlight into electricity. सीधे सीधे आंसर समझ आ गया होगा, सोलर एनर्जी। ठीक है, सनलाइट को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। Which of the following is the conventional source of energy derived from decayed plants and animal remains? तो विंड हो सकता है, नहीं। जियोथर्मल एनर्जी, नहीं। सोलर एनर्जी, नहीं। दीज आर द नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, या फिर इन्हें कहा जाता है ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जो एनर्जी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी डिराइव्ड होती हैं फ्रॉम द डिकेड प्लांट्स एंड एनिमल रिमेन्स, वो है कोल। कोल जो है वो है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी।
ठीक है, ये सभी नॉन कन्वेंशनल है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, कोल। Which non-conventional source of energy uses the movement of tides to generate electricity? Options हैं solar energy, tidal energy, geothermal energy and wind energy। तो tide की movement of tides to generate electricity नॉन कन्वेंशनल बताना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, टाइडल एनर्जी। ठीक है। Which conventional source of energy is primarily responsible for air pollution and greenhouse gas emission? Options है हमारे पास पेट्रोलियम, हाइड्रो पावर, कोल, नेचुरल गैस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, कोल। कोल जो है वो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है एंड इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर एयर पोल्यूशन एंड ग्रीन हाउस गैस। Which non-conventional source of energy involves tapping into Earth's internal heat for power generation? अर्थ की इंटरनल हीट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, जियोथर्मल। जियो मीन्स अर्थ एंड थर्मल मीन्स हीट। तो जियोथर्मल एनर्जी वो एनर्जी है, हीट एनर्जी है जो कि हॉट रॉक से मिलती है, जो कि इनसाइड द अर्थ प्रेजेंट है। ठीक है, तो ऑप्शन करेक्ट जो है वो है जियोथर्मल एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इज नोन फॉर इट्स हाई एनर्जी कंटेंट एंड इजी ट्रांसपोर्टेबिलिटी? जिसका हाई एनर्जी कंटेंट है और इजी ट्रांसपोर्टेबिलिटी। तो ऑप्शंस हैं नेचुरल गैस, कोल, पेट्रोलियम, हाइड्रो पावर। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, पेट्रोलियम। ठीक है। विच नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व्स कैप्चरिंग एनर्जी फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ वाटर इन रिवर्स? रिवर्स में मूवमेंट ऑफ वाटर की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो कौन सी है? तो करेक्ट ऑप्शन है हाइड्रो पावर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी दैट रिलाइज ऑन द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स? ठीक है, ऑप्शंस हमारे पास है नेचुरल गैस, कोल, पेट्रोलियम एंड हाइड्रो पावर। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, हाइड्रो पावर। विच नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व्स कन्वर्टिंग प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इनटू बायोगैस? ऑप्शंस हैं सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, बायोमास एंड जियोथर्मल एनर्जी। ये सभी ऑप्शंस आपने पढ़ लिए हैं कि सोलर एनर्जी जो है वो सन की वजह से मिलती है, टाइडल एनर्जी टाइड्स की वजह से, जियोथर्मल अर्थ में जो रॉक्स प्रेजेंट है उनकी हीट की वजह से, और इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, बायोमास। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इज प्राइमरली यूज्ड फॉर हीटिंग होम्स एंड बिल्डिंग्स? नेचुरल गैस, कोल, पेट्रोलियम एंड हाइड्रो पावर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, नेचुरल गैस इज प्राइमरली यूज्ड फॉर होम एंड बिल्डिंग्स। ठीक है, होम को हीट करने के लिए और बिल्डिंग्स में ये यूज़ होता है नेचुरल गैस। ठीक है, तो इसी के साथ 25 क्वेश्चंस हमने सोर्सेस ऑफ एनर्जी पे कर लिए हैं। इसके बाद भी हम कुछ और क्वेश्चंस रहते हैं वो हम लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच।